ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने शुरू किया था लुसेंट सीरीज, जिसमें लेक्चर नंबर ये दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्रागैतिहासिक काल से। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, यानी जिस काल की घटनाओं का लिखित कोई विवरण हमारे पास नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आपको पूछेगा प्रागैतिहासिक काल, तो जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहास पूछेगा तो उसका लिखित प्रमाण उपलब्ध है। चलिए, उसके बाद पूछता है आदि ऐतिहासिक काल, यानी आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखा यानी कि लेखन के प्रचलन का बाद उपलब्ध है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी कि हम लिखा गया है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट, ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस को ज्ञानी मानव कहा जाता है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूछेगा जो होमो सेपियंस यानी या ज्ञानी मानव का इस धरती पे प्रवेश यानी या विकास कब हुआ था, तो लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो पूर्व पाषाण युग जो था उसके मानव के जीवन की जीविका का आधार क्या था, शिकार करके खाना। चलिए नेक्स्ट, आग का आविष्कार कब हुआ था। तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में। पूछेगा कोई जो आग का आविष्कार कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे पूरा पाषाण काल। लेकिन वही पूछेगा पहिया जो कि रथ वगैरह में लगा होता था, उसका आविष्कार कब हुआ था, तो नव पाषाण काल में। और एग्रीकल्चर भी पूछे तो नव पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुआ था। यानी कि पूछे तो मनुष्य में अस्थायी यानी पहले कैसे रहते थे लोग, घुमंतुर की तरह, मतलब आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन पूछेगा अस्थायी जीवन यानी कि एक जगह रहना शुरू किए और खेती बाड़ी, तो कब से हुआ, नव पाषाण काल में हुए। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले पूछेगा पालतू जानवर किससे मनुष्य ने किसे बनाया, तो वो है कुत्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो सब पूछेगा जी मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। तो याद रखिएगा आप लोग, तांबा। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी। यानी कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया गया था, तो कुल्हाड़ी का। इसकी प्राप्ति स्थल यानी इसे कहाँ, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, अतिर पक्कम। चलिए नेक्स्ट, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार हम पहले आपको बताए थे किस काल में हुआ था, नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी कि उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ उपस्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है यानी उपस्थित है। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली नई सबसे प्राचीन फसल यानी कृषि में सबसे पहले किस फसल का प्रयोग किया गया था, तो वो था गेहूं एवं जौ। यानी पूछेगा मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल की कृषि किया था, तो क्या बोलिएगा, गेहूं और जौ। और जानवर पूछे तो सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता। चलिए नेक्स्ट, पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। यानी कि पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। भारत में पूर्व प्रसत्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। यानी भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का पूछेगा सबसे प्राचीन नगर, तो क्या बोलेंगे, मोहनजोदड़ो, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी भारत की सबसे यानी विश्व की सबसे विकसित सभ्यता है मानी जा रही है। चलिए, रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी।
तो दयाराम साहनी बोलिएगा, क्योंकि हड़प्पा का खोज किया था इन्होंने। तो पहला साइट सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? हड़प्पा, जिसकी वजह से इन्हीं के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज रख दिया गया। चलिए, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक। हम प्रागैतिहासिक के बारे में क्या बताए थे आप लोगों को? जिसका लिखित साक्ष्य है पर उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक, और उसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्य का प्रयोग किया जाता था, कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के यानी प्रमुख निवासी क्या थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुतकौंडर यानी बलूचिस्तान और पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुरी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल जिला अंखुर जम्मू कश्मीर, और दक्षिण पुरा स्थल था दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग पूर्वी से, यानी सबसे पूछेगा यानी सिंधु घाटी सभ्यता कि सबसे पूर्वी स्थल कौन था, यानी पूर्वोत्तर यानी सबसे पूरब में, तो वो कौन है? आलमगीरपुर, यानी ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर पूर्वी पूछे तो मांदा, उत्तर पूर्वी में कौन है? मांदा, जो जिला का नाम क्या है? अखनूर, जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है, यानी कि उत्तर पूछ रहा है, यानी उत्तर में। चलिए उसके बाद दक्षिण में, तो दक्षिण का पूरा दक्षिण में सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? दाइमाबाद, जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए, उसे नगरीय सभ्यता थी। यानी सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व यानी हड़प अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो स्थल मिली है उसमें टोटल 6 स्थल ऐसा है जिसको बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। उसमें से पहला क्या है? मोहनजोदड़ो, दूसरा क्या है? हड़प्पा, तीसरा गनवारीलवा, और तीसरा धौलावीरा, चौथा राखीगढ़ी, और पांचवा छठा कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक स्थल कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कहाँ प्राप्त हुआ है? गुजरात में। लेकिन स्वतंत्रता पूर्व ऐसा नहीं था, क्योंकि अधिकतर साइट कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट, लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यानी पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन से थे? तो क्या बोलिएगा? लोथल और सुतकोदा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला? यानी कि जूती हुई खेत, क्या याद रखना है? जूती हुई खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया अभी तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार है वो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो है मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मतलब कि सबसे बड़ा अन्नागार के साथ साथ स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, जो एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा से 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। तो ये याद रखने की ज़्यादा जरूरी नहीं, बस इतना याद रखिएगा 11 × 7 मीटर बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहे पूछेगा कोई, ये अग्निकुंड जो है अग्निकुंड वो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख
वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ, यानी कहेगा पशुपतिनाथ की मूर्ति की प्राप्त किस स्थल से हुआ है? तो किस स्थल से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उनके चारों ओर हाथी, ये जरूर याद रखिएगा, उनके चारों ओर पहला कौन जानवर है? हाथी, दूसरा गेंडा, तीसरा चीता एवं चौथा भैंसा, तो विराजमान है। तो ये चार हम लोगों को पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से कि यानी मोहनजोदड़ो में जो पशुपतिनाथ मिला है उनकी मृत्यु, उनके चारों तरफ कौन कौन से जानवर पाए जाते थे। तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया था, हम लोग क्या याद रखेंगे? ये जरूर याद रखेंगे। पहला जानवर हाथी, दूसरा गेंडा, चीता और भैंसा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई, यानी मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी यानी कि नाच करती हुई एक कांस्य की मूर्ति बनाई गई थी, जिसे जो हमें वहां से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंग यानी कि श्रृंग पशु का आकलन मिलता है, यानी कि एक सिंग वाला पशु का आकलन कहाँ से मिलता है? हड़प्पा के मोहरों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मनके बनाने यानी कि मनके बनाने के कारखाना लोथल, यानी मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चंदहुदरो से मिलते हैं। पूछेगा कोई ये मनका बनाने के, यानी मनका मतलब मटकार समझ लीजिए, जो बनाने का जो मतलब कारखाना है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं चंदहुदरो से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यानी पूछेगा जैसे कि सब कुछ का ये हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। उसी तरह से पूछेगा सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, यानी सिंधुवासी लोग जो बोलते थे उसकी लिपि या लिखते थे उसकी लिपि क्या थी? तो वो था भाव चित्रात्मक, यानी कि वो अपने चित्र के माध्यम से लिखते थे, चित्र बना बना के। तो यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि किस तरह से लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो वह पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के विन्यास का प्रयोग किया था? तो किस प्रकार के? ग्रिड पद्धति। चलिए, घरों के दरवाजों और खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क जो मुख्य सड़क होती थी उसके सामने किसी का गेट का घर नहीं खुलता था, उसके पीछे खुलता था। जैसे अभी के समय में क्या होता है, मान लो घर बनाया गया तो घर हमेशा क्या होता था? रोड के सामने गेट इसकी रहती है, लेकिन सिंधु घाटी में इसका विपरीत था, यानी कि ये मान लीजिए मुख्य सड़क है और ये घर है, तो ये घर की दरवाजा जो होता था वो पीछे से होता था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये इसकी विशेषताओं में आप लोग याद रख सकते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करती थी, यानी मीठा खाने के रूप में किसका? शहद का, जो मधुमक्खी से निकलता है। चलिए, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। चावल के मध्य साक्ष्य लोथल से प्राप्त होती है, यानी चावल के मध्य साक्ष्य कहाँ से? लोथल से। सुरकोतदा या कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजे मिले, यानी घोड़े के अस्थि पंजा पूछेगा अवशेष कहाँ कहाँ से मिला था? कहाँ क्या बोलिएगा? सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, तीनों जगह से क्या मिला है? घोड़े के अस्थि पंजा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, यानी कि जो मान लीजिए तौलने की इकाई जो था, यानी कि अभी की माप तौल जो है हम लोगों के लिए बटखारा है, बहुत सारा अब तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गया वजन करने का, लेकिन उस समय क्या था? तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में था। चलिए, सैंधव सभ्यता के लोग आयताकार के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। सैंधव घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, उसमें या भैंस गाड़ी का भी प्रयोग करते थे। चलिए हम लोग देखते हैं, बॉक्स में एक छूट गया था, उसे फिर से दोबारा देखते हैं।
चलिए ये वाला देखिए, अभिलेख और उसके शासक। तो सबसे पहले देखते हैं पहला, हाथी गुफा अभिलेख। तो ये क्या, इसका शासक कौन था? कलिंगराज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख पूछेगा तो वो किस शासक के समय बना था? तो कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख पूछे तो जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ लेख पूछे तो समुद्रगुप्त का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन और यशोवर्मन याद रखिए बस। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन और भीतरी वाला स्कंदगुप्त। चलिए एक और बॉक्स छूटा हुआ था वो हम लोग देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में ही था, ये था इम्पोर्टेंट, यही देखना था बस, हम लोग पीछे चले गए थे थोड़ा सा। चलिए देखते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तो सिंधु घाटी में विदेशी व्यापार के बारे में हम लोग देखते हैं। आयातित वस्तु और प्रदेश। तंबा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो तंबा का आयात कहाँ से किया जाता था? खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। याद रखिएगा, तंबा, बलूचिस्तान, यही ज़्यादातर पूछता है, खेतरी और बलूचिस्तान। खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी का पूछे तो चांदी का कहाँ से हो जाएगा? अफगानिस्तान एवं ईरान। चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान। सोना कहाँ से मिलता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। सोना कहाँ से? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। वही टीन पूछे तो टीन अफगानिस्तान और ईरान से। उसके बाद गोमद पूछे, गोमेद कहाँ से प्राप्त होता था? सौराष्ट्र से। उसके बाद लाजवर्त यानी कि मेसोपोटामिया से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसा पूछे कहाँ से प्राप्त होता था? तो था ईरान से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से। यानी पूछेगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। उस अभिलेख में वर्णित क्या है? मेलुहा शब्द है। तो मेलुहा का शब्द क्या होता था? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता का आयात निर्यात होता था, यानी व्यापार होता था। तो वहाँ के राजा ने मतलब कि वहाँ अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम की जगह मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता था यानी कि अभिप्राय है सिंधु घाटी सभ्यता से ही। चलिए संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वर्णिक वर्ग के हाथों में था। यानी पूछेगा जो सब समय के शासक हुआ करते थे ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय शासक कौन होते थे, यानी कौन चलाते थे राज प्रशासन? तो वो बड़ा चलाते थे वणिक वर्ग। यानी कि वणिक वर्ग किसे बोला जाता है? व्यापारी वर्ग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यानी कि पिग्गट जो है, पिग्गट एक पुरातत्वविद है, वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसके द्वारा कहा गया जुड़वा राजधानी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिग्गट के द्वारा। ये क्या है? एक इतिहासकार बोल सकते हैं या पुरातत्वविद बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उनकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। तो वृक्ष पूजा और शिव पूजा दोनों की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद देखिए, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता। जो स्वास्तिक चिन्ह हम लोग आज ऐसे बनाते हैं ना, तो किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस चिन्ह में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया गया है। यानी कि स्वास्तिक चिन्ह में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया गया है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं।
पूछेगा जो ऑप्शन दे देगा जो मतलब कहाँ से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो उस ऑप्शन में क्या रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग टिक मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक पूजा किसकी की जाती थी, मातृ देवी की। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, मातृ सत्तात्मक समाज। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पशुओं में यानी कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, यानी कि पशुओं में जो था, पशु भी उन लोगों के लिए पूजनीय था, लेकिन पशुओं में कौन पशु, कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। देखिए नेक्स्ट, स्त्रियां मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक, यानी हम पहले ही बताए थे, मात्र सत्तात्मक अनुमान लगाया गया है। सैंधववासी यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सूती एवं ऊन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो पूछेगा सिंधु घाटी के लोग किस किस वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो ऊन और सूती एवं ऊन का। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपर खेलना और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। पूछेगा सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, तो आप क्या कहिएगा, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि सम्मिलित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय किस डिजाइन की मिट्टी पाई जाती थी, किस डिजाइन की, लाल मिट्टी के बर्तन। किस प्रकार की मिट्टी, लाल मिट्टी की बर्तन। इस पे कोई नक्काशी नहीं किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग, जैसे ऋग्वेदी उत्तरवेदी काल जाएंगे तो उसमें डिजाइन बढ़ता गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय युद्ध का संभावना थोड़ा कम था, इसलिए तलवार से वो लोग परिचित नहीं थे। तलवार बनाने के लिए क्या चाहिए, लोहा, जो कि लोहा तो था नहीं उस समय, लोहा तो 6ठी शताब्दी में आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु यानी भी किले के से घिरा हुआ था। यानी पूछेगा कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। यानी पूछेगा सैंधव सभ्यता में क्या क्या प्रचलित थी, ऑप्शन दे देगा आपको, क्या, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, इनमें से दोनों, क्योंकि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, यानी शव को जलाया भी जाता था और उसे दफनाया भी जाता था, दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो पूछेगा जलाने की प्रथा कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में, लेकिन वही दफनाने की शवों को वो था हड़प्पा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधि मिला है, यानी लोथल एवं कालीबंगा में जो है वो युग्म समाधि मिली है, यानी कि दो लोगों का। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ, यानी कि उसकी एक चरम होती है ना, कोई भी चीज़ का एक समाप्ति होती है, तो समाप्ति का संभवतः कारण क्या माना गया, बाढ़ के आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। इसलिए सुने होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का मूर्ति, टेराकोटा का ये इस तरह से, इसलिए हम लोग आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। हम लोग आप देखते हैं अच्छा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग आराम से देखिए। चलिए फर्स्ट देखते हैं हड़प्पा। ये हड़प्पा एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस नदी पे है, रावी नदी। इसके उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। ये कौन सी ईस्वी में था, 1921 में। और ये वर्तमान में अभी कहाँ है, पाकिस्तान का
मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, मोहनजोदड़ो यानी कि दूसरा साइट सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका उत्खननकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। और इसका खोज कब हुआ था? 1922 में। और वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। लेकिन वही नदी भूल गए थे हम लोग, नदी पूछेगा तो सिंधु नदी, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और हड़प्पा रावी नदी के तट पे। चलिए चंदहुद्रो, तीसरा क्या साइट है? चंदहुद्रो। चंदहुद्रो किस नदी पे है? सिंधु नदी पे। लगभग 160 किलोमीटर के आसपास है ये, एक दूसरे से अलग। चलिए चंदहुद्रो के बारे में देखते हैं आगे। इसका खोजकर्ता कौन था? गोपाल मजुमदार। और कब खोजा गया था? 1931 में। और अब वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? सिंध प्रांत पाकिस्तान। हम लोग बताया था कि मतलब ज़्यादातर इसकी साइट कहाँ चला गया है, इम्पोर्टेंट साइट, वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इससे आपको लोग लग गया पता। देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुद्रो ये लगभग कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। चलिए आप भारत में आ जाएगा, कालीबंगा से शुरू करते हैं। चौथा साइट क्या है? कालीबंगा। किस नदी पे है? घग्गर नदी। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? वीवी लाल एवं बीके थापर। वीवी लाल और बीके थापर। और कब किया गया था? 1953 में। और ये वर्तमान में क्या है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगन पूछे तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, कोटदीजी जो है अभी वर्तमान में किस नदी पे था? सिंधु नदी पे। और इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद। और कब किया था? 1953 में। और वर्तमान में सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, ये भी पाकिस्तान हो गया। चलिए छठा देखते हैं, रंगपुर किस नदी पे है? मादर नदी। और इसका खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। और इस कब किया गया था? 1953-54 में। वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी? गुजरात का काठियावाड़ जिला। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुजरात के काठियावाड़ जिला में। चलिए रंगपुर के बाद क्या हो गया? रोपर किस नदी पे है? सतलज नदी पे। और इसका उत्खननकर्ता का नाम पूछेगा तो वो क्या था? यज्ञत शर्मा। 1953 से 56 के बीच। ये वर्तमान में क्या है? पंजाब का रोपर जिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोथल अभी किस नदी पे है? लोथल इंपोर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा, लोथल भोगवा नदी। और इसका खोजकर्ता कौन था? रंगनाथ राव। और ये कब खोजा गया था? 1955 एवं 62 के बीच में। तो ये वर्तमान में क्या है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है अभी वर्तमान में। चलिए आलमगीरपुरी किस नदी पे है? ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत फेमस है। और ये कितना बार पूछा गया है? आलमगीरपुरी किस नदी पे है? हिंडन नदी पे। किस नदी पे? हिंडन नदी। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदंत शर्मा सॉरी। इसकी उत्खनन कब हुआ था? 1958 में। ये वर्तमान में क्या है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। चलिए 10वां देखते हैं, सुतकाडोर किस नदी पे है? दासक नदी। और इसका उत्खननकर्ता कौन है? आर्यराज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। 1927 से लेकर 1962। वर्तमान में क्या? पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे पे स्थित है। उसके बाद बनावली किस नदी पे है? रंगोई। और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। 1974 में हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। धौलावीरा का किस उत्खननकर्ता? रविंद्र सिंह बिष्ट। 1990 से 91। और वर्तमान में यह गुजरात के कच्छ जिला में उपस्थित है। तो चलिए हम लोग लगभग सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया है। हम लोग कल देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।